नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का करेंगे उद्घाटन। न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। विशाखापत्तनम में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा सर्वेक्षण पोत संधायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शामिल होगा पोत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से हिमाचल प्रदेश का 2 दिन का दौरा। धर्मशाला में आज रोड शो के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जॉर्डन में हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े 85 ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में कम से कम 6 मिलिशिया की मौत। और खेल की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत आज 6 विकेट पर 336 रन के स्कोर से खेलना करेगा शुरू। यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर क्रीज पर काबिज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। इस सम्मेलन में कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और अन्य बातों के अलावा आधुनिक कानूनी शिक्षा पर पुनः ध्यान देने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ साथ एशिया प्रशांत, अफ्रीका और कैरिबियन में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी बिरादरी के विभिन्न हितधारकों में बातचीत के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन में कानूनी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के उद्देश्य से अटॉर्नियों और सॉलिसिटर जनरलों के लिए एक विशेष गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के संबलपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपए लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार आईबी वैली वाशरी का भी उद्घाटन करेंगे। यह गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,146 करोड़ रुपए की लागत
की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड के INS संधायक के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। यह पोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे हैं। यह डिजाइन और युद्धपोत निर्माण में भारत की विशेषज्ञता की पुष्टि करता है। लगभग 3,800 टन क्षमता का लगभग 110 मीटर लंबा यह पोत 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। यह पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण के नए स्वरूप में लाया गया है। पूर्ववर्ती संधायक को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय पोत की गति 18 नॉट से अधिक है और हिंद महासागर क्षेत्र भारतीय उपस्थिति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर कांगड़ा पहुंचेंगे। कांगड़ा के दौरे पर जेपी नड्डा आज धर्मशाला में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में अभिनंदन समारोह में वे शामिल होंगे, जहां वे एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे आज सुबह 11:30 बजे श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में माथा भी टेकेंगे। रोड शो और रैली के बाद 3 बजे श्री चामुंडा मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बैठक में मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को सदन में पेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। बैठक में मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को सदन में पेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। कल ही यूसीसी पर गठित समिति ने अंतिम मसौदे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा था। सरकार ने खरीफ सीजन में उगाए गए 600 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। इस खरीद से 75 लाख किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले खरीफ विपणन सीजन में सरकार खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाए गए धान की खरीद करती है। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 400 लाख टन की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 525 लाख टन से अधिक चावल की खरीद हो चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मार्च में आरंभ होने वाले आगामी रबी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में कल सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के 85 ठिकानों पर बमबारी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में अमेरिका के हवाई हमलों में कम से कम 6 मिलिशिया लड़ाके मारे गए हैं और 4 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों ने कमांड और नियंत्रण केंद्रों, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन भंडारण सुविधाओं के साथ साथ रसद और गोला बारूद आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने 125 से अधिक युद्ध सामग्री के साथ 85 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। वहीं सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि सीरिया के रेगिस्तान इलाकों और इराक से लगती सीमा के पास स्थित ठिकानों पर अमेरिकी हमले में कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने की सामग्री और तकनीक की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने हामिद दिगान और पिश्ताजन कावेश गोस्तार बोशरा की 4 कंपनियों को प्रतिबंधित किया है।
दरअसल ईरान निर्मित ड्रोन से ईरानी गठबंधन के मिलिशिया समूहों ने अमेरिकी सैनिकों पर दर्जनों हमले किए हैं, जिनमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ईरान समर्थित हूती समूह ने ईरान में बने यूएवी और मिसाइलों के वाणिज्यिक जहाज़ों और अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इन हथियारों के इस्तेमाल रूसी सेना भी यूक्रेन के खिलाफ कर रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए सेना के 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। जॉर्डन में टावर 22 पर ईरान के आतंकवादियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब खेल से जुड़ी खबर। विशाखापत्तनम टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 336 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। रोहित 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाने में सफलता पाई। श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार ने 32 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 179 और आर अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्दगल के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।